स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया स्वस्थ मस्त। चलिए, हम एक टॉपिक पर परिचर्चा कर रहे थे। टॉपिक था हमारा ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास, और उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, राइजिंग ऑफ लोकल पावर, जिसमें हमने अवध, हैदराबाद, कर्नाटक पढ़ना था। ठीक है, बंगाल पढ़ना है, मैसूर पढ़ना है, और सिख के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक टॉपिक लिखिएगा। टॉपिक क्या है? तो मेरे दोस्त, कहा जाता है कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ठीक है, राइजिंग ऑफ नेशनल पावर, सॉरी रीजनल पावर्स। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर परिचर्चा को आरंभ करता हूँ तो एक परिचय समझिए। ठीक है, हम इस परिचय को यह कह सकते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्थापना को लेकर के। ठीक है, कि आखिरकार जो है इसकी स्थापना कैसे हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गई? चलिए, देखिए बात कब की है। बेसिकली बात आती है कि जब मुगल साम्राज्य का अंतिम महान शासक था औरंगजेब। महान कहना इसलिए जरूरी है, वो मेरे लिए या इतिहास के मेरे लिए महान नहीं हो सकता व्यक्तिगत तौर पर, यह मैं बता दूं। लेकिन महान मैंने इस संदर्भ में कहा है कि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, तो उसके बाद इतिहास में मुगल साम्राज्य के जो एक तरह से नींव थी वह कमजोर होती चली गई। तो मुगल वंश के अंतिम प्रमुख शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। ठीक है, और मुगल साम्राज्य के कमजोर शासकों की देश की राजनीति पर जो प्रभाव था वह कमजोर या क्षीण पड़ता चला गया। परिणाम स्वरूप भारत में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिस वजह से देश जो है वह कई सारे स्वतंत्र राज्यों में उदय हुआ। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कैसे थे। एक आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बड़ा रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, इसीलिए नाम रखा गया रंगीला। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में कहा जाता है कि जब एक बार यह हरम में चला जाया था। हरम वह स्थान होता है जहां पर मुस्लिम महिलाएं रहा करती थी। तो एक बार जब यह हरम में चला जाया करता था तो उसके बाद कहीं महीनों तक बाहर नहीं आता था। इसको यह नहीं पता होता था कि राज्य में चल क्या रहा है। ठीक है, ऐसा था यह मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 में राजा बना था और 1748 ईस्वी तक राजा रहा था। तो इस वजह से हमारे भारत में क्या हुआ था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, लिखिए, मुगल वंश के अंतिम प्रमुख शासक औरंगजेब की मृत्यु के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर होते मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। परिणामतः संभाल नहीं सके, परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति में
कहीं कहीं परिवर्तन हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण परिवर्तन था भारत के कहीं प्रांतों में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ठीक है, चलिए कुछ चीजें अंडरलाइन करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। ठीक है, भारतीय राजनीति में कहीं परिवर्तन हुए और परिवर्तन था कहीं प्रांतों में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं अवध के बारे में। ठीक है, आप हैदराबाद यहाँ पर पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, आप यहाँ पर कर्नाटक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बंगाल पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। बंगाल के बाद आप यहाँ पर अवध पढ़ सकते हैं। अवध के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पर सिख पढ़ सकते हैं आदि। लिखें। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं अगर बात करता हूं, जब उदाहरण की परिचर्चा की है, तो जैसे नंबर वन, अगर मैं यहाँ पर अवध की बात करता हूं मेरे दोस्त, अवध जिसे हमने इतिहास में फैजाबाद भी पढ़ा है, यह अवध वर्तमान में क्या कहलाता है? अयोध्या कहलाता है। और यहाँ पर शहादत खान जो है उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? शहादत खान। ठीक है, मैं अगर हैदराबाद की बात करता हूं तो हैदराबाद में नाम आता है निजाम उल मुल्क। हैदराबाद निजाम उल मुल्क। अगर मैं कर्नाटक की बात करता हूं, सादुतल्ला खान। ठीक है, कर्नाटक जिसमें स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, नाम आता है सादुल्ला खान। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं बंगाल की, डेट इन मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। ठीक है, मुर्शीद कुली खान। अगर मैं बंगाल के बाद मैसूर की परिचर्चा करता हूं तो नाम आता है हैदर अली। क्या ये बात क्लियर हो गई? हेडिंग डालिए हैदर अली। हैदर अली के बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति इसका पुत्र हुआ था, जिसका नाम हमने इतिहास में क्या देखा था? टीपू सुल्तान देखा था। लिख लीजिए। चलिए, चूंकि सिखों में कोई प्रमुख संस्थापक नहीं माना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक स्वयं गुरु नानक देव थे, और फिर सुकर चकिया नस्ल के प्रमुख हुए रणजीत सिंह जी, तो इसलिए हम उनका नाम सामान्य तौर पर यहाँ पर इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं है। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए, इसके बाद एक जगह आती है फर्रुखाबाद, मोहम्मद बंगश।
मोहम्मद बंगश फर्रुखाबाद। मोहम्मद बंगश जो है, अगर आप नई दिल्ली रेलवे मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं ना, दिल्ली मेट्रो में, तो एक स्थान आता भी है, एक आता है कटेहर, एक जगह है यूपी में। तो मोहम्मद बंगस एक रेलवे स्टेशन भी है। रूहेला सरदार। ठीक है, लिख लो। यहां पर आपके सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, लिख लिया। अवध में शहादत खान, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, कर्नाटक में शाहदुत्तौला खान, बंगाल में मुर्शीद कुली खान, मैसूर में हैदर अली, फर्रुखाबाद में बंगश और कटेहल में रूहेला सरदार। सबसे पहले हम यहाँ पर परिचर्चा को आरंभ करते हैं और हेडिंग डालते हैं अवध। ठीक है, क्या हेडिंग डाला? तो याद रखिएगा जी, हम यहाँ पर बात करते हैं अवध के बारे में। चलिए, ब्रिटिश सर्वोच्चता, ये रहा अवध। देखो, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि हमारा यह एक है स्टेटहुड मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि जो रियासतों का आंदोलन चला उसके बारे में। तो ये जो आपको यहाँ पर प्रदेश दिख रहा है ना, ये आपका आता है अवध। ठीक है, ये अवध है। ये आपके पश्चिमी प्रदेश, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के क्षेत्र आते हैं। विदर्भ आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है। यहाँ पर आप मिथिलांचल है, यहाँ पर गोरखालैंड है और यहाँ पर बुंदेलखंड है। तो मूल रूप से तो बेसिकली हम यहाँ पर हमारे राज्यों के विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर तो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अवध कौन सा हिस्सा है। तो अवध जो है ये नेपाल से लगता हुआ इलाका होता है। ठीक है ना, क्यों? अवध के जो हैं वो भगवान राम थे। क्लियर हो गई? तो यह अवध है। अब अवध का जो संस्थापक माना जाता है उसका नाम आता है शहादत खान बुरहान मुल्क। ठीक है, तो सबसे पहले एक नाम लिखिएगा, डेट इज शहादत खान बुरहान मुल्क। क्या नाम आता है? शहादत खान बुरहान मुल्क। मेरे प्यारे साथियों, यह अवध साम्राज्य का या अवध राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यह रहा बुरहान उल मुल्क का चित्र आपके समक्ष है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, ये बुरहान उल मुल्क का चित्र आपके समक्ष है। 1722 ईस्वी में इसने अलग से अवध राज्य की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? 1722 ईस्वी में। तो देखिएगा, 1722 ईस्वी में इसने पृथक अवध राज्य की स्थापना की। कब स्थापना की? 1722 ईस्वी में। किसकी स्थापना करी? पृथक अवध राज्य की स्थापना यह कर देता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा इसका इतिहास समझो। इतिहास बड़ा रोचक है सर इसका। कैसे रोचक है? बात आती है 1739 की। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हो ना, तो पता चलता है कि 1739 ईस्वी में बेसिकली एक व्यक्ति हुआ करता था, आक्रमणकारी हुआ करता था, नाम था नादिर शाह। ईरान का आक्रमणकारी था। इस नादिर शाह ने शहादत खान से 20 करोड़ रुपए मांगे। क्लियर हो गई? कहा जी तुम मुझे 20 करोड़ रुपए दे दो। ठीक है, शहादत खान बुरहान मुल्क जो है नादिर शाह को 20 करोड़ रुपए नहीं दे पाया। तो अंततः इस शहादत खान ने आत्महत्या कर ली। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एक दो बातें इसके बारे में लिखते हैं। लिखिएगा, 1739 ईस्वी में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने इससे
20 करोड़ रुपए मांगे। यह पैसे ना दे पाया और अंततः आत्महत्या कर ली। और अंततः इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, आत्महत्या कर ली सर। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, अवध का वह नवाब जिसने नादिर शाह से डर कर के आत्महत्या की थी वह शहादत खान था। क्लियर हो गई। इसका जो नायब था, नायब का मतलब होता है प्रधानमंत्री, उसका नाम आता है नीलकंठ नागर। इसका कोई पुत्र नहीं था तो इसने अपने भतीजे सफदरजंग को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, लिखिए। लिखिए, शहादत खान का का नायब। नायब एक तरह से प्रधानमंत्री। नायब नीलकंठ नागर था। देखो, नाम इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि यह आपके एग्जाम में आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, दूसरा बात, इसके कोई पुत्र नहीं था। तो शहादत खान के बारे में एक लाइन और लिखो। लिखिए, कोई पुत्र नहीं था तो इसने अपने भतीजे सफदरजंग को को अपना को उत्तराधिकारी बनाया। तो अगला कौन बना? सफदरजंग। आप दिल्ली में जाइए, सफदरजंग रेलवे स्टेशन है। सफदरजंग जो है वह मेट्रो स्टेशन भी आता है। 1739 से लेकर 1754 तक वह राजा रहा था। और जो ये शहादत खान बुरहान उल मुल्क था ना, यह मेरे दोस्त याद रखना 1722 से लेकर 39 ईस्वी तक रहा था। 39 में नादिर शाह के आक्रमण की वजह से ये आत्महत्या कर लेता है। और अब जो हमारे बीच में अगला राजा बन रहा है उसका नाम आता है सफदर जंग। अवध का अगला महत्वपूर्ण शासक बना यह नवाब बना। ठीक है, 1739 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। क्लियर हो गई बात? लिखिए, देखिए, मूल रूप से इसका जो नाम था वह अब्दुल मंसूर खान था। और बड़ा महत्वपूर्ण था यह। और शहादत खान इससे बहुत अच्छा प्रेम भी करता था। परिणाम स्वरूप क्या है, इसका नाम बदल करके सफदर जंग कर दिया। शहादत खान का भतीजा था जिसे मुगल मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने 1744 में अपना वजीर भी बनाया था। तो अवध का राजा होते हुए भी यह मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर रहा। फिर यह अहमद शाह रंगीला के बाद जो है, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह का भी वजीर रहा था। तो कुल मिलाकर के 9 साल तक यह वजीर के पद पर भी रहा। तो लिखिए, इसका मूल नाम
सबसे पहले तो सफदरजंग, इसका चित्र होना चाहिए। वाजिद अली है, लॉर्ड डलहौजी का है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इसे कुशासन के आरोप में मिला लिया था, है ना, अब्दुल मंसूर खान या अबुल मंसूर खान, अबुल मंसूर खान, ये इसका मूल नाम था सफदरजंग का। ठीक है, शहादत खान का भतीजा भी था मोहम्मद शाह रंगीला के बाद, यह कहीं ना कहीं अहमद शाह रंगीला का भी वजीर रहा। यह 1744 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर बना। 1749 में आपको पता होगा मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद तो फिर यह अहमद शाह का वजीर बना। इसके बाद यह अहमद शाह का वजीर बना। ठीक है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का वजीर बना, और इसके बाद अहमद शाह का वजीर बनता है। लिखिए, यह 1744 से 1753 ईस्वी तक मुगल वजीर रहा। मेरे दोस्त, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भैया यहाँ से इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा कि बताओ सफदरजंग जो है यह कब से कब तक मुगल वजीर रहा था। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए और हमने अगर उस स्तर की तैयारी नहीं की है ना, तो फिर हमारे पास केवल एक ही अवसर बचता है कि हम कभी इधर ताकें, कभी इधर ताकें। 1748 में मणिपुर का युद्ध हुआ था। मणिपुर, बेसिकली नॉट मणिपुर, ये मणिपुर एक जगह है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, जिसमें अहमद शाह रंगीला और सफदरजंग जो है यह दोनों मिलकर के लड़े, और इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। ठीक है, लिखिएगा मणिपुर का युद्ध कब हुआ। चलिए, अहमद शाह प्लस सफदरजंग वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली हारा, मुगल अहमद शाह और सफदरजंग जो है वह इस युद्ध में जीत गए। क्लियर हो गई बात। यह काफी महत्वपूर्ण बात है, मणिपुर का युद्ध याद रखना। अच्छा, एक बात बता दूं, आप ना ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो एक छोटा सा काम करना। आगे जो है आप एक तरह से सारणी बना लीजिएगा, जहां पर आपको ये चीजें पता रहे कि कौन सा युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था। ठीक है, लिख लो। देखो साहब, अगला जो अवध का नवाब बना उसका नाम आता है सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला का इतिहास कोई इतना ज्यादा अच्छा इतिहास नहीं है, यह मैं बता दूं, लेकिन इसके कार्य बड़े महान हैं। ठीक है, 1754 में सफदरजंग की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा और 21 साल राज कर करके 1775 में यह निकल लिया।
ठीक है, चलिए साहब, कुछ बातें जो इसके बारे में जाननी चाहिए। सबसे पहले ये एक ऐसा, क्योंकि इसके समय कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुई थी, आपको पता होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम इस बात को देखते हैं कि इसी के समय जो है वह एक तरह से मुगल साम्राज्य में बहुत ज़्यादा गतिरोध उत्पन्न हो गया था। मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, प्लासी और बक्सर में पराजित हो गया था। इसके बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, तो अंग्रेजों की वजह से यह समझ गया था अवध का, जिसका नाम सुजाउद्दौला है, कि भैया अब जो है हमारी दाल नहीं गलने वाली, तो ये अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत को रखने की शरण प्रदान कर देता है, स्वीकृति दे देता है। तो लिखिए इसने ब्रिटिश राजदूत को अपने दरबार में रखने की रहने की अनुमति दी। दरबार में अनुमति दी। ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो है उसे लखनऊ में शरण प्रदान करी। लिखिए, यह अंडरलाइन कर लेना। ब्रिटिश राजदूत को दरबार में रहने की अनुमति प्रदान करी। लिखिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय मूल रूप से 1759, ठीक है, में गद्दी पर बैठा था और 1806 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण प्रदान की। अब मेरे प्यारे साथियों, हम इस व्यक्ति को तो यहीं रोकते हैं और अब हमारे इतिहास की शुरुआत करते हैं मुगल सम्राट शाह आलम से। ठीक है, चलिए। अब आप कहोगे सर अचानक से मुगल सम्राट शाह आलम कहाँ से जुड़ गया? तो भैया शाह आलम जो जुड़ा है ना, यहीं से आधुनिक भारत करवट लेगा। कैसे लेगा, थोड़ा सा समझिए। शाह आलम जिसका मूल नाम जो है वह अली गौहर था। 1764 के बक्सर के युद्ध में मीर कासिम पराजित हो जाता है, तो उसका यह साथ देता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1772 में तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बन करके रहा। ठीक है, तो कुछ बातें लिखिए। मूल नाम अली गौहर। 1764 ईस्वी के युद्ध में किसका साथ देता है? याद रखिएगा जी, मीर कासिम का साथ दिया। मीर कासिम का साथ दिया। किसका साथ दिया? तो मीर कासिम का यह साथ देता है। ठीक है, मीर कासिम का यह साथ देता है। कासिम में छोटी ई की मात्रा आएगी, यही मैंने चेक किया था।
थोड़ा सा मात्राओं का मामला मेरे साथ गड़बड़ है। ठीक है, अपन तो पॉइंट की बात करते हैं क्योंकि बंगाल पढ़ेंगे तो वहां पर दोबारा से पढ़ेंगे। 1765 में इलाहाबाद की संधि। 1772 में ईस्वी तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। क्लियर हो गई। 1780 में रूहेला सरदार जो है गुलाम कादिर, उसने इसे अंधा करवा दिया। 1780 ईस्वी में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने इसे अंधा करवाया। वह एक व्यक्ति का नाम याद रखना, बेदार बख्त। बेदार बख्त को मुगल गद्दी पर बैठाया। बेदार बख्त को मुगल शासक बनाया। ठीक है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली जीता, शाह आलम को कैद कर लिया। लिखिए। 3 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली जीता, शाह आलम द्वितीय को कैद किया। कैद कर लिया। 1806 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1806 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, लिख लो। तो शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण देने वाला कौन था? सुजाउद्दौला था। यह हायरार्की याद रखिएगा। हालांकि ऐसा बहुत कम चांस है कि यह पूछ लिया जाए, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग अगर थोड़ा सा अपसेट हुआ तो यकीन मानिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह चीजें जो है वह जरूर आपकी परीक्षा में आएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? 100% आने का चांस बनता है फिर तो। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक। अब यहां पर हम आगे बढ़ें उसके पहले 1773 की बनारस की संधि थोड़ा सा देख लीजिए, जो सुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ की थी। ठीक है, चलिए आगे सुजाउद्दौला के साथ ही बढ़ते हैं। सुजाउद्दौला ने 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि
कर ली। यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने अवध के साथ बनारस की संधि कब की थी। ठीक है, तो 1773 एक क्वेश्चन चाहें तो आप लिख सकते हैं अगर आपके लिखने की इच्छा हो तो। अंग्रेजों ने अवध के साथ बनारस की संधि कब की थी। और भाई साहब एग्जामिनर के ऑप्शन देखिए आप, 1770, 1771, 1772, 1773, 1773 में। ठीक है, लिख लो। आजकल मेरी राइटिंग जो है ना थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है ना, पहले नहीं जाती थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, एक दो दिन से। हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला नवाब बना आशफ उद्दौला। क्लियर हो गई। 1775 से लेकर 1797 तक, क्योंकि 1775 तक शुजाउद्दौला का राज रहा था। ठीक है, लिखिएगा। आसफ उद्दौला। ठीक है, कब गद्दी पर बैठा? 1775 ईस्वी में। बहुत बड़ा नाम है आसफ उद्दौला। और कब तक रहा? 97 ईस्वी तक रहा गद्दी पर। नाम याद रखना, डेट इज आसफ उद्दौला। इसने 1775 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ फैजाबाद की संधि की। लिखिए। इसने 1775 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ फैजाबाद की संधि की। अब कोई भी संधि होती है, हालांकि ये इतनी बड़ी संधि नहीं थी बनारस की इसके लिए, जिसके अनुसार अब ये फैजाबाद की संधि हुई, एक बड़ी संधि थी। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या क्या निर्णय हुए, थोड़ा सा इस बात को समझे। यह इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको अंग्रेजों की नीतियों का पता चलेगा। अंग्रेजों ने कहा देखो भैया, मुझे तुम्हारे राज्य के ऊपर खतरा नजर आ रहा है, इसलिए हम आपसे यह कहेंगे कि आप अपने खर्चे पर अंग्रेज सैनिक टुकड़ी जो है वह अवध में रखें। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति हम करेंगे ताकि आपके ऊपर कोई दूसरा आकर के अतिक्रमण नहीं कर ले। संधि के तहत जो है वह निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। क्लियर हो गई। यानी कि जो निजी ब्रिटिश व्यापारी हैं, अगर वह व्यापार करना चाहते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, उनको कहीं भी आपकी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और एक महत्वपूर्ण बात, बनारस पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम किया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह बात थोड़ा सा समझिए। सबसे पहली एक महत्वपूर्ण बात, नवाब स्वयं के खर्च पर अंग्रेज सैनिक टुकड़ी अवध में रखेगा। नंबर वन, नवाब स्वयं के खर्च पर अंग्रेज
सैनिक टुकड़ी अवध में रखिएगा। ठीक है साहब। अवध में जो मंत्री होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो लिखिए नवाब के मंत्रियों की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। क्लियर हो गई। बनारस पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित तो होगा। ठीक है, लिखो नंबर 3। बनारस पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होगा। ठीक है। संधि के तहत निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, लिखिए संधि के तहत निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई कि भाई व्यापार जो है वह आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यह जो नवाब था जिसके बारे में हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, नाम आता है आसफुद्दौला। यह अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। लिखिएगा नवाब आसफ उद दौला अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे इतिहास में इस तरह के प्रश्न पूछने की एक परंपरा रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, इसके बाद 1798 में वजीर अली अगला नवाब बना। लेकिन इस वजीर अली का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। ये तो आया राम और गया राम था। आया, कचौरी समोसे खाया और पतली गली से निकल ली। इसके बाद अगला नवाब बना शहादत अली।
ठीक है। 1797 से लेकर के कुल मिलाकर के 1814 ईस्वी तक शासन किया। नाम आता है शहादत अली। 1797 से 1814 ईस्वी तक। लिखिए शहादत अली। सर यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अवध के राजा की उपाधि को धारण किया। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि की थी। तो लिखिएगा इसने अवध के राजा की उपाधि धारण की। उपाधि अवध का राजा। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली मूल रूप से 1798 में ही सहायक संधि की प्रथा को लॉन्च कर चुका था और हैदराबाद पहली रियासत थी जिसने इस सहायक संधि की नीति को स्वीकार किया था। तो 1801 में इसने लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि की थी। लिखो 1 ईस्वी में इसने लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि की। ठीक है। कब की बात है? 1801 ईस्वी की बात है। लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि कर लेता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवध का वह नवाब कौन था जिसने लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि की थी? नाम था शहादत अली। अब चूंकि अंग्रेज कभी किसी के सगे नहीं रहे तो इस वेलेजली ने रुहेलखंड गंगा यमुना के दोहाब में स्थित अवध का जो दक्षिणी क्षेत्र था वह कंपनी में मिला लिया। परिणाम स्वरूप अवध जो है उसका क्षेत्रफल घट करके आधा रह गया। लिखिए वेलेजली ने रुहेलखंड व गंगा यमुना दोहाब में स्थित गंगा यमुना का जो दोहाबी प्रदेश होता है ना, इसमें अवध का दक्षिणी क्षेत्र था में स्थित अवध के दक्षिणी क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। परिणामतः अवध का क्षेत्रफल आधा रह गया। परिणाम स्वरूप जो अवध का क्षेत्रफल था यह क्या रह गया? अंग्रेज आधा रह गया। अब थोड़ा सा आप इतिहास पढ़ो तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे। यह हमारा भारत, ठीक है, प्यारा भारत। ये नेपाल, बिहार और बंगाल, ये पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर है जी हमारा अवध। ठीक है। अगर हम इस नक्शे में देखते हैं तो ये नीचे का जो इलाका है यह कंप्लीट मराठों के पास है। ठीक है। यहाँ पर मुगल है, कमजोर हो चुके हैं, और यहाँ पर कौन है? अंग्रेज है। ठीक है। ये अंग्रेज क्या है, कहाँ है? याद रखना बंगाल में है। क्लियर हो गई? यहाँ पर भी आपके अंग्रेज आ चुके हैं
और यहाँ पर जो है आपके मद्रास, और इस मद्रास में भी कौन आ चुके हैं जी, अंग्रेज आ चुके हैं। अब एक शक्ति है मराठा, जो लगातार अंग्रेजों को क्या दे रही है जी, चुनौती दे रही है। ठीक है, अब अगर मराठों से लड़ना है तो अंग्रेजों के पास एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां से वो बैकअप तैयार कर सके, बैकअप प्राप्त कर सके। तो अंग्रेजों ने अवध को मराठों को पराजित करने के लिए बफर स्टेट यानी कि एक ऐसे राज्य के रूप में प्रयोग किया जहां पर अंग्रेज अपनी सेना रख सकते थे। ठीक है ना, तो एक लाइन लिखिए, अंग्रेजों ने मराठों अंग्रेजों ने मराठों को पराजित करने तक अवध का बफर राज्य के रूप में प्रयोग किया। इसे क्या बना दिया जी, बफर राज्य बना दिया। ठीक है, अब क्या कह सकता हूं मैं आप लोगों से, आप खुद समझदार हैं। और जहां पर तो मामला जो है काफी ज्यादा होने वाला था। इसके बाद नासिरुद्दीन गद्दी पर बैठा 1814 से 1837 तक। हेडिंग डालिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना आप ना, ये जो नवाब लिखवा रहा हूं ना, इनका क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 1814 में गद्दी पर बैठा और 1837 तक यह रहा। चलिए, नासिरुद्दीन के बाद मोहम्मद अली, अगला नवाब बना। यह 1837 में नवाब बना था, नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद में, और 1842 ईस्वी तक रहा। लेकिन कहते ना, कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया, ये तो केवल और केवल कचौरी समोसे खाने के लिए आए। इसके बाद बना अमजद अली 1842 से 1847 तक। दैट इज अमजद अली। लेकिन भाई साहब, ये नाम बड़े नहीं है, लेकिन इनका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला जो अंतिम नवाब बना, उसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, लिखिए। इनके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, आपको पता ही होगा, वाजिद अली शाह। ठीक है, इसी का एक नाम जो है वह रंगीला शाह भी होता है। 1847 में नवाब बना था, 56 तक नवाब रहा। अन्य नाम रंगीला शाह। रंगीला शाह। ये क्या पढ़ते हैं जी इसके बारे में कि यह कौन था, अंतिम नवाब था। यह है सर नवाब वाजिद अली शाह। देख लो भाई साहब, चित्र ही बड़ा रोचक है भाई का। ठीक है, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए। सर लॉर्ड डलहौजी ने इस नवाब वाजिद अली शाह के समय ही 1856 में कुशासन का आरोप लगाया।
कहा जी कि अवध जो है यह अपना शासन अच्छे से नहीं चला रहा है। कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को पेंशन दे करके कहाँ भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। ठीक है, लिखिएगा। इसके समय ही लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कुशासन का आरोप क्लियर हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और नवाब वाजिद अली शाह को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया। नवाब वाजिद अली शाह को पेंशन देकर जो है वह कहाँ भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। लिखिए। ठीक है, अब देखो साहब, लॉर्ड डलहौजी जो है भाई साहब बहुत खतरनाक और एक दुष्ट प्रवृत्ति वाला अंग्रेज था जो भारत में आया था। इसी ने हड़प की नीति लॉन्च की थी। आप इसकी शकल देखो, शकल देखकर ही आपको लग रहा होगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। यह कौन है? यह डलहौजी है। इतिहास में परिवर्तन होना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्या परिवर्तन होना चाहिए जी, हमें बताओ। तो बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है जानने का। परिवर्तन यह होना चाहिए कि जितने भी अंग्रेज हैं जो भारत में आए, इनके नाम के आगे जो यह लॉर्ड लगाया जाता है, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान होता है। यह लॉर्ड शब्द इनके नाम के आगे से हटाया जाना चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी हमें लगाना पड़ता है। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। भारत आते ही कर्नल स्लीमैन को अवध भेजता है और उसने अवध की दयनीय स्थिति लॉर्ड डलहौजी को बताई। लेकिन कर्नल स्लीमैन ने स्पष्ट कर दिया कि भैया आप विलय मत करना। ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर हो ही गई। चलिए अब यहां पर आप हेडिंग डालिए, अवध अतिरिक्त तथ्य। अवध अतिरिक्त तथ्य कि अवध का जो विलय है वह कैसे हुआ। विलय कैसे हुआ? भाई आपको पता तो होना चाहिए ना, एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते आपको यह जानकारी होनी चाहिए। देखो थोड़ा सा इतिहास को समझिए। बात है 1848 की। डलहौजी जो है यह गवर्नर जनरल बना। इसने कर्नल स्लीमैन जो है, इस स्लीमैन को अवध भेजा। ठीक है, कर्नल स्लीमैन ने अवध की दयनीय स्थिति बताई। दयनीय स्थिति बताई।
लेकिन विलय जो है, इस विलय का विरोध किया। इसने कहा थी स्थिति दयनीय है, लेकिन आप जो है ऐसे सीधे विरोध नहीं कर सकते। क्लियर हो गई। डलहौजी ने कहा थी तू तो पागल है, तुझे क्या आता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब डलहौजी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था, तो इसने 1854 में आउट्रम को भेजा। तो मैं बात कर रहा था कि डलहौजी जो है एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार कर सके। इसे अवध भेजा। किसको भेजा? आउट्रम को विरोध में अवध भेजा। अब मेरे प्यारे साथियों, आउट्रम जो है इसने प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया। ठीक है, और अवध की स्थिति पर एक गैर सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अवध भेजा, आउट्रम ने जो यहाँ का प्रशासन था, इस प्रशासन की दयनीय स्थिति बताई और एक गैर सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, है ना। और उस रिपोर्ट में क्या कहा कि भैया देखो, कुल मिलाकर के बात यह है कि अवध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अवध के लोग जो है वह त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है वह मामला बहुत गंभीर है। मंत्री जो है वो भ्रष्ट हो चुके हैं, नवाब के हाथ से बातें निकलती जा रही है, और ये रिपोर्ट के आधार पर ही जो है वह अवध का क्या कर लिया गया, याद रखिएगा, विलय कर लिया गया। ठीक है, 1856 जब विलय किया गया तो आउट्रम वहां का गवर्नर हुआ करता था। ये बात थोड़ा सा याद रखना है, रेजिडेंट हुआ करता था। मूल रूप से अवध ने जो है वह अंग्रेजों के लिए कामधेनु की तरह काम किया। जैसे प्रकार कामधेनु गाय जो है वह दूध देती है हमें, ठीक उसी प्रकार अवध ने जो है वह अंग्रेजों को बहुत पैसा दिया। इतिहासकार अवध विलय को डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती भी बताते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आओ कुछ बातें लिख लेते हैं और इसके बाद की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना कहां से कहां थी। तो कुशासन का आरोप क्या होता है? कुशासन का आरोप का तात्पर्य यह है कि मूल रूप से यहां पर प्रशासन जो है वह अच्छा नहीं चल पा रहा है। लिखिए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1956, 1956 में यह चला जाता है, और इसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। डलहौजी ने भारत आते ही कर्नल स्लीमैन को अवध भेजा। अवध के प्रशासन की दयनीय स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत की, किंतु अवध विलय का विरोध किया कि भाई आप इस तरह से जो है अवध का विलय नहीं कर सकते। क्लियर हो गई? अवध के विलय का क्या किया? विरोध किया। लिखो यहां तक। ठीक है, अवध विलय का विरोध किया। प्रशासन की दयनीय स्थिति थी, इसकी रिपोर्ट
प्रस्तुत की थी। अब यहाँ पर एक चीज यह बनती है, क्या हमारे इतिहास में अवध की वास्तव में दयनीय स्थिति थी? तो इस बात का वर्णन कर्नल आउट्रम करता है। मामला आता है 1854 में। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो लिखो, लिखिए। डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउट्रम को रेजिडेंट बनाकर रेजिडेंट बनाकर अवध भेजा। तो अब आउट्रम पहुंच चुका, क्योंकि ये तो जो है एक तरह से पूंछड़ी था ला डलहौजी की। तो इसने प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया और अवध की स्थिति पर एक गैर सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। लिखिए, आउट्रम ने प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन करते हुए दुर्दशा का वर्णन करते हुए अवध पर एक गैर सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत। ये जब गैर सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ना, तो इस रिपोर्ट का कहीं अंग्रेज अधिकारियों ने भी विरोध किया था, पर लॉर्ड डलहौजी के सामने किसी की नहीं चलने वाली थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर लिखो, रिपोर्ट के आधार पर अवध का 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में विलय कर लिया। लो साहब, इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध का 1856 में कुशासन के आरोप पर विलय कर लिया गया। आ जाओ साहब, अवध के विलय के समय अवध का रेजिडेंट आउट्रम था। क्या यह बात क्लियर हो गई? विलय के समय अवध के विलय के समय अवध का रेजिडेंट आउट्रम था। रेजिडेंट कौन था? आउट्रम था। अवध जो है वह भारत में अंग्रेजों के लिए कामधेनु की तरह था। लिखो, अवध भारत में अंग्रेजों के लिए कामधेनु की तरह था।
लिखिए। इतिहासकारों ने अवध विलय को डलहौजी की सबसे बड़ी भूल बताया कि भाई यह डलहौजी की जो है वह सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन मेरे दोस्त, भूल होना या नहीं होना यह कोई मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि मूल रूप से जो है वह एक राज्य भारत का जो स्वतंत्र सत्ता अपने पास रखता था, वह स्वतंत्र सत्ता अंग्रेजों की भूख की बलि चढ़ गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सही सुना आप लोग। लिख लीजिए यहां तक। ठीक है। तो ये थी अवध के बारे में कुछ जानकारी। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिएगा, अगर हम थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं कि अंतिम शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, कहीं क्षेत्रीय शक्तियां पनपी। शहादत खान के नेतृत्व में अवध, हैदराबाद चिनकिलीज चीन निजाम उल मुल्क, कर्नाटक शादुतुल्ला खान, बंगाल मुर्शीद कुली खान, मैसूर हैदर अली, फर्रुखाबाद मोहम्मद बंगेश, कटेहर रुहेला सरदार। शहादत खान बुरहान मुल्क ने अवध की स्थापना की 1722 में। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह के समय आत्महत्या कर ली। शहादत खान ने के जो वजीर था उसका नाम नीलकंठ नागर था। कोई बेटा नहीं था तो अपने भतीजे सफदर जंग को उत्तराधिकारी बनाया। सफदरजंग का मूल नाम अब्दुल मंसूर खान था। यह 1744 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर बना था। अहमद शाह का भी वजीर रहा। 1744 से 53 तक पदवी पर रहा। मणिपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को हराया। सुजाउद्दौला ने ब्रिटिश राजदूत को अपने दरबार में रहने की अनुमति दी। फिर शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। पूरी बात मैंने आपको बताई। सुजाउद्दौला ने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि करी। आसफउद्दौला 1775 में अंग्रेजों के साथ फैजाबाद की संधि, कुछ शर्तें निर्धारित कर ली गई। नवाब आसफउद्दौला जो है अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। वजीर अली शहादत अली के बारे में हमने जानकारी पढ़ी। फिर नासिरुद्दीन, मोहम्मद अली, अमजद अली, वाजिद अली शाह के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको बताई। अवध के बारे में कुछ और तथ्य, आउटरम कर्नल स्लीमैन, और इस तरह से विलय होता है। तो कैसी लगी आपको यह क्लास? हमें ज़रूर सूचना साझा करिएगा। अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कोई कमी रही हो तो सूचना प्रेषित करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।